हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया, उसके बाद हम इसके हाफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे कि हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अब हमें ये पढ़ना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया था। उस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि आप में से कोई सोल्व करेगा तो मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा। हालांकि ये बात बहुत अलग है कि न्यूमेरिकल थोड़ा नेक्स्ट लेवल का था कि भाई आपसे बिल्कुल ये चीज़ मैं मानता हूँ कि आपसे सोल्व नहीं होता, आप कोशिश भी करते तो ये आपके लिए नया टॉपिक था, नया न्यूमेरिकल था, नए टाइप का न्यूमेरिकल था, तो आप सोल्व नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि आप लोगों ने कम से कम कोशिश की उसे सोल्व करने की। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से था, आज मैं आपको सोल्व करवाता हूँ इसे। ए से हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है बी, मतलब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो डिकम्पोज होकर या कैसे भी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉलो करता है और बी बनाता है, बी प्रोडक्ट बनाता है। इसके अंदर हमें दिया क्या है, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और एक हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है और हमें पूछा क्या है, ऑर्डर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर A1 जो है वो 500 दिया हुआ है और हाफ लाइफ जो 500 के लिए हाफ लाइफ है वो 235 है, मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ दिया गया है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। उसके बाद सेकंड जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इट मीन्स A2 दिया गया है एक्सपेरिमेंट के अंदर 250 और इसके लिए हाफ लाइफ दिया गया है 950 के बराबर और ये किसके बराबर, T2 के बराबर। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने नोट किया होगा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने इसे नोट करवाया है। यहाँ गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं, यहाँ एक तो log ऑफ 23.5 की वैल्यू दे रखी है 1.37, उसके बाद log 95 की वैल्यू दे रखी है 1.97 और फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहीं से कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ऑर्डर जो है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ, हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर 1 माइनस n। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है कि नहीं होता, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बिल्कुल होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें दे रखा है T1 का मतलब T1 हाफ, T1 हाफ का मतलब कि T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 रेज टू पावर 1 माइनस n। इसी तरह से अगर मैं T2 हाफ के लिए कैलकुलेट करूं, देन T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 रेज टू पावर 1 माइनस n। समझ गए होंगे आप कि हमने यहाँ क्या किया कि दोनों को मैं यहाँ इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ। समझ गए होंगे आप कि मैंने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो T हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n के बराबर। हेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देन हम T1 यहाँ T1 के लिए कैलकुलेट करते हैं और T2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को आपने इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए आप डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करोगे, T1 डिवाइडेड बाय T2, यहाँ से आप लिखोगे T1 डिवाइडेड बाय T2। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो आना ही है। अब ये दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है वो सेम रहेगा तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ A1 रेज टू पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय A2 रेज टू पावर 1 माइनस n। आगे आपके पास ये किस तरीके से कैलकुलेट किया आपने कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड से। यहाँ से T1 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू
a1 रेज टू पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय a2 रेज टू पावर 1 माइनस एन। दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। जब पावर सेम है तो आप क्या करते हो, देखिएगा यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, एक बार ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ क्या है कि T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाई A2। इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा मैं कुछ इस प्रकार से, A1 डिवाइडेड बाई A2 रेज टू पावर 1 माइनस एन। समझ गए होंगे अब आप लोग। अब अगर है तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग log इन बोथ साइड्स, टेकिंग log इन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या लेते हो, लोगरेथम लेते हो। जब लोगरेथम आप दोनों साइड लोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा log ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू log ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2 रेज टू पावर 1 माइनस एन। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि ये log a रेज टू पावर x, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, x log a, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं यहाँ से फिर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, log T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू log ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब अगर समझ गए तो मैं यहाँ से 1 माइनस एन कैलकुलेट करता हूँ, तो 1 माइनस एन इक्वल्स टू, अगर मुझे यहाँ से 1 माइनस एन कैलकुलेट करना है तो मैं log ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2 को इस साइड लेके आऊँगा। अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो log ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2 डिवाइडेड बाई log ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2, मेरे पास ये वैल्यू आती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास वो स्टेज आ गई कि अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ से जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं वो पुट करते हैं। 1 माइनस एन इक्वल्स टू log ऑफ T1 कितना दे रखा है, 235 डिवाइडेड बाय T2 कितना है, 950 डिवाइडेड बाय log ऑफ यहाँ से कितना, A1 कितना 250 डिवाइडेड बाय, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 950, इतना ही है ना, सॉरी यहाँ से T1 और T2 ये कितना दे रखा है 250, और A1 log जो A1 है वो लिखना है मुझे 500 डिवाइडेड बाय A2 जो है वो है 250। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ को पुट किया है। अब यहाँ से जो कटता है उसे आप काट दो, जो कटेगा आप उसे काटोगे तो देखिएगा ये 250 ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 2, बिल्कुल कैंसिल आउट हुआ, 2 के बराबर बचा। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो, क्या बचा है मैं इधर लिखता हूँ, 1 माइनस एन इक्वल्स टू log ऑफ 235 डिवाइडेड बाय 950 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। समझ गए आप। एक बार आप इसे लिखेंगे, एक बार कॉपी करेंगे, हमें स्पेस की ज़रूरत होगी तो आप एक बार ज़रूर इसे लिखें। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। थोड़ा सा काम मैं यहीं करता हूँ। देखो log ऑफ 235 डिवाइडेड बाय 950 है, मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 23.5 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय log 2।
बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं एक बार रिवाइज ज़रूर करवा दूंगा, आप तब तक इसे एक बार नोट कीजिएगा जल्दी से प्लीज़। हाँ, तो आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं एक बार रिपीट करवा दूँ। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा था, क्वेश्चन जैसा दे रखा था आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी थी। सॉल्यूशन कैसे करना है बेटा, जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n के। मैंने दोनों जो आपको दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, दोनों के लिए मैंने टी हाफ कैलकुलेट किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड नाम दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड किया, ये दोनों के जो पावर सेम थी, बेस डिफरेंट थे, मैंने पावर सेम ले लिया। ऐसा करने पर दोनों साइड लोगरिथम लिया। लोग लेने के बाद ये जो प्रॉपर्टी होती है, लोग की जो पावर है वो सामने आगे आ जाती है। 1 - n को मैं यहाँ ले आया। यहाँ से 1 - n कैलकुलेट करने के लिए मैं इस log ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इधर ले आया। log ऑफ t1 डिवाइडेड बाय t2 इंटू डिवाइडेड बाय log ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2। समझ गए होंगे। अब आगे ये जो वैल्यूज़ पुट करने का टाइम था कि हमें यहाँ वैल्यू लिखनी है। जो T1 दे रखा है 235, T2 दे रखा है 950, उसके बाद log ऑफ जो A1 है 500, उसके बाद A2 जो है 250। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 2 से, मैंने यहाँ लिखा log 2। आगे अब मैं इसे एक बार इधर वाली साइड से क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर फिर से भी देखना हो तो आप आराम से देख सकते हो। देखो, log की प्रॉपर्टी होती है log m/n इक्वल्स टू log m - n। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि log की प्रॉपर्टी होती है कि log m/n इक्वल्स टू होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये log की प्रॉपर्टी होती है। सेम कंडीशन यहाँ दिख रही है log m/n। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि log ऑफ, पहले तो 1 - n दिख रहा है, हाँ, 1 - n इक्वल्स टू log ऑफ 23.5 log ऑफ 23.5 माइनस log ऑफ 95 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसा ही लिखना है, हमें ऐसा ही लिखना है। वैल्यूज मैंने आपको पहले से ही दे रखी हैं। पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ log की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 - n इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने आपको log 23.5 ये लिखवाया था 1.37 माइनस 1.97 log 5 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू 0.3 ले सकते हो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। जो आंसर आता है उसे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर पेस्ट कीजिए। 1 - n इक्वल्स टू 1.37 माइनस 1.95 डिवाइडेड बाय 0.3। आपसे जो कैलकुलेशन होती है जल्दी से फटाफट लाइव चैट के अंदर इस जो आंसर है इसको पेस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन भेजने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपको यहाँ से माइनस करना है। आपको मैं मेरा और आंसर बता देता हूँ कि यहाँ से जो n इक्वल्स टू आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n इक्वल्स टू, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। n इक्वल्स टू क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर। बाकी आप देख सकते हो, हाँ वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, -3 हो सकती है, लेकिन यहाँ जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 होगा। बाकी आप कैलकुलेट करके बताएं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी सोल्व कर दूंगा। इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए, आप लोगों ने कॉपी किया होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑर्डर डिटर्मिनेशन, हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो आप इसे, फोर्थ जो पॉइंट होगा ऑर्डर डिटर्मिनेशन फ्रॉम इनिशियल रेट, हेडिंग डाल के लिखेंगे स्टार पॉइंट 4 ऑर्डर डिटर्मिनेशन फ्रॉम इनिशियल रेट। इनिशियल रेट से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करना है। जैसा आपको पता है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ मैं क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो हम यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे हम समझेंगे कि ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपी हम सोल्व करने की। अभी कोशिश जारी है आपके लिए, कुछ जो नोट्स वगैरह हैं या जो मैं ये कहूँ कि प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएं, और फिर हम एक लाइव क्लास लिया करेंगे। उस लाइव सेक्शन के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। लाइव क्लास का मतलब समझते हो, ये तो प्रीमियर सेट करते हैं, एक लाइव क्लास होती है। उस लाइव क्लास के अकॉर्डिंग हम जो डीपीपी पेपर्स हैं वो आपको सोल्व करवाएंगे जल्दी ही। ऐसा मान लीजिए आप कि नेक्स्ट जो मंडे आएगा, इस मंडे से अगले मंडे में हम न्यूमेरिकल्स का एक अलग से जो क्लास है वो रखेंगे और न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवाएंगे। अगर नहीं भी करवाएं तो आप मुझे ज़रूर याद दिलवा देना, कई बार क्या होता है कि दिमाग से बातें निकल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करें तो ए और बी आप इसी तरह से कॉपी करें। ए और बी दोनों कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सी। यहाँ आपको दो चीज़ें दी गई हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मिलेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट दिया गया है 0.1। चलिए हम दूसरे पेन से लिखते हैं, अच्छा भी लगेगा। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन 0.1, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए। आप ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, मेरा ये मानना है। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, दिस वन इज 0.1, हेयर 0.3 to 0.6 and the rate of reaction is 0.3 से 0.6। देन एक और एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, हेयर इज 0.2 एंड दिस इज 0.6। रेट ऑफ रिएक्शन जरूर लिख देता हूँ, 2 × 10⁻³ मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप समझ गए होंगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट इज ये दे रखा है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और नेक्स्ट और लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए रेट दे रखी है 8 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले आप मुझे यहाँ से ये बताना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। लाइव चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से कमेंट कीजिए। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि यहाँ ये देख रहे हैं, सीधा सीधा सा पता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने देखा, और सॉरी रेट की यूनिट है ये, नॉट रेट कांस्टेंट। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता, वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। समझ गए होंगे अब आप कैसे शुरू करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन सोल्व करवाया मैंने, चलिए भाई सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जब हम आए, यहाँ से यहाँ तक आए, इस कॉन्सेंट्रेशन को हमने रखा सेम रखा। अब जब सेम ही रखा है, आगे जब यहाँ से B की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या किया,
डबल किया, 0.3 से 0.6 कर दिया। एक ही कॉन्सेंट्रेशन पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम रखी, 0.3 से 0.6 कर दी, मतलब डबल किसकी कर दी, बी की। अब ये देखें कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे हिसाब से सेम ही आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ रहा है, सेम। यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से पता ये लगता है कि अगर आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना करोगे तब भी इस रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इट मीन्स वी कैन से दैट रेट is directly proportional to concentration of B raised to power 0. Why? क्योंकि इसकी concentration चेंज करने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो हमने ऐसा लिखा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, अगर इसकी रेट को हम डबल करें, किसकी रेट को, सॉरी किसकी कॉन्सेंट्रेशन को, एक ही कॉन्सेंट्रेशन को 0.1 से 0.2 रखें, देन इफ अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखें तो पावर देखिएगा आप, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन आप एक बार नजर डालिए। ये 2 × 10⁻³ से 8 हो रही है, मतलब कि ये 4 टाइम्स बढ़ रही है। कितने टाइम, 4 टाइम्स इंक्रीजेज। ये 4 गुना बढ़ी, मतलब आप इसे दुगुना करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ती है। समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से आपको ये पता लगता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर कितना लिखूं। अगर ये 2 गुना बढ़ी, ये भी 2 गुना बढ़ता, अगर ये 1 गुना बढ़ता, ये भी 1 गुना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन जब आप इसे दुगुना करते हो तो ये 4 गुना बढ़ता है, तो रेज टू पावर 2। इसका मतलब अब ऑर्डर आपको निकालना है। ये तो है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी 0, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। यहां से आप लिखते हो ओवरऑल ऑर्डर रेट is directly proportional to concentration of A raised to power 2 into concentration of B raised to power 0, then order equals to, कैसे कैलकुलेट करते हो, order is the sum of पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है वही ऑर्डर होता है, देन 2 + 0 = 2। तो बेटा इस प्रकार से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार इसे कॉपी करें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी लिखवाए हैं, करवाए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, और नहीं भी किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा डस्टर ख़राब हो गया, हम इसका जुगाड़ करेंगे कल, इसको उल्टी साइड से चिपका देंगे ताकि ये कुछ दिन और चले। लॉकडाउन तो चलेगा ही कम से कम, फिर आपके स्कूल खुलेंगे तो हम दूसरा डस्टर अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो नाम सूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इनका दूसरा नाम वो भी मैं लिख देता हूं, और सूडो, ये कुछ इस प्रकार से आता है, PSUE, यूनिमोलिकुलर, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? देखो यहाँ क्या होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और होता है और ये दिखाई कुछ और ऑर्डर के अंदर देती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक्चुअल में जब देखोगे आप रिएक्शन को, इनकी जो स्टोइकियोमेट्री देखोगे या आप इस रिएक्शन को बाहर से जब आप देखोगे तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये आपको सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल जो इनका ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है झूठा, केमिस्ट्री के अंदर सूडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा, और यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, एक मोलिकुलर। इसका मतलब ऐसे जिनका कुछ और ऑर्डर होता हो, मतलब शो कुछ और करती हो लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, उनको आप सूडो यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शंस कहते हो या सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस कहते हो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ किस प्रकार से होता है। मैं आपको एक बार, आप डेफिनेशन लिखिएगा फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ वन ऑफ द, इनकी डेफिनेशन है, इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट is used in a very large amount, आप एक बार डेफिनेशन लिखिए साथ के साथ। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड इन ए वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यहां कोमा डाल लेना, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is a reaction, a pseudo first order reaction is a reaction that is truly second order reaction, but can be approximated to be first order under special circumstances, एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं, आप लिखिए। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड इन ए वेरी लार्ज अमाउंट, ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए रिएक्शन that is truly second order reaction but can be approximated to be first order under special circumstances। कहता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिनका एक्चुअल ऑर्डर 2 होता है लेकिन आप उन्हें मानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। जैसे भाई साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हो, समुद्र के अंदर आप जो बहुत महासागर है उसके अंदर आप एक चुटकी नमक डालते हो, या ये मान लो कि आप कोई एसिड डाल रहे हो एक गिलास भर के, क्या समुद्र के पानी की कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा। या दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझिए कि आप समुद्र के अंदर से एक गिलास पानी बाहर ले आते हो, क्या यहाँ समुद्र के पानी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझेंगे। लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपको एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। किस प्रकार से? CH3COO C2H5 C2H5 ये लिक्विड है, ठीक है। इसको आप H2O के अंदर डिजोल्व करते हो। ओब्वियसली बात है, जब आप इसे H2O लिक्विड के अंदर डिजोल्व करोगे, मान लो आपको नमक घोलना है पानी में, तो आप पानी जाहिर सी बात है ज़्यादा लेंगे। इसी तरह से मुझे एस्टर को डिजोल्व करना है वाटर के अंदर, तो वाटर का अमाउंट जो है वो मैं ज़्यादा लूँगा। अब यहाँ आप ये समझ के चलिए कि आपने वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लिया है। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट लिया तो आपके पास प्रोडक्ट में मिलते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH। आपको इथेनोइक एसिड और क्या मिलता है? एल्कोहल, मतलब इथेनॉल मिलता है। अकॉर्डिंग टू यू वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कैसे? रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। आपके हिसाब से इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, आप क्या लिखते हो? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होगा? बिल्कुल होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना? 2 होगा। लेकिन आप क्या हो? गलत हो। क्यों गलत हो? बड़े बड़े निशान लगा लेना गलत के। क्यों हो? देखो, मैंने ये कहा कि आपने अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा लिया है। मानो समुद्र के पानी के अंदर आप इथेनोइक एसिड डिजोल्व करोगे तो क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो पावर इसकी कितनी? 0। देन अब आप रेट क्या लिखते हो? रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 देन इसकी पावर 1। वाटर को क्यों नहीं मेंशन कर रहा? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना आता है? 1 आता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर जो है वो दिखने में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन एक्चुअल जो उनका ऑर्डर है, जो हम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इनका जो ऑर्डर लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो बेटा आप इसे जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने कॉपी किया होगा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोलिजन थ्योरी।
कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या है? देखो क्या कहती है कोलिजन थ्योरी, इसकी बातों को समझिएगा, ये हमारे मज़े लेती है। कैसे? ये कहती है कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 है, 25 है, जितने भी मॉलिक्यूल्स आप रिएक्टेंट के अंदर लेते हो वो प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब आपस में टकराएंगे, जब आपस में कोलाइड होंगे। अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो और किसी को आपका जो प्रोडक्ट है वो लड़ाई चाहिए, किसी का सर फूटना चाहिए, तो सर तब तक नहीं फूटेगा जब तक आप रूम में एक दूसरे से टकराओगे नहीं। सेम ऐसा ही है कि अगर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में टकराएंगे नहीं। जब आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये कहती है कोलिजन थ्योरी कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, फॉर formation of a product from a chemical reaction, the collisions between reactant molecules are must be necessary। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपको रिएक्शन करवानी है, अगर आपकी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, तो वहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होना चाहिए। यही कोलिजन थ्योरी कहती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन KTG। अगर आपने 11th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ा है तो आपको KTG का पता होगा। KTG का जो पूरा नाम होता है वो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद ये है, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कोलिजन थ्योरी क्या मानती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हार्ड रिजिड स्फीयर्स होते हैं। मतलब कि वो ये कहती है कि जब आप टेनिस की बॉल खेलते हो ना, वो जो बॉल होती है वो टाइट सी बॉल होती है। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेनिस की बॉल है, या आपका जो सर होता है वो है। तो आपके सर आपस में जब टकराते हैं तो प्रोडक्ट में सर फूटते हैं। तो इसी प्रकार से ये कोलिजन जो है, जब कोलिजन होगा तो ये, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस मत हो जाना कि कभी आप बैठे बैठे ही अपने सर को मारो धर पटक के, ऐसा नहीं करना है। तो देखो क्या है कि जब आपस में रिएक्शन होती है, जब वो बोल्स, जब वो स्फीयर रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करते हैं, तब प्रोबेबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की। प्रोबेबिलिटी होती है क्या करने की? प्रोडक्ट बनने की। तो यहाँ कहता है कि इट considers molecules as hard rigid spheres। ठीक है, ये क्या करती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उनको किस प्रकार से मानती है कि ये हार्ड रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, हार्ड रिजिड स्फीयर्स होते हैं, सॉरी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने पढ़ा कोई भी टॉपिक, और अगर हमने एग्जाम्पल सोल्व नहीं किया या एग्जाम्पल नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें तो मानिए हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है आयोडीन गैस से, I2 के साथ में रिएक्ट करती है और आपको प्रोडक्ट देती है 2HI। आपने क्या देखा? आपने सिर्फ देखा बोर्ड पे लिखा हुआ क्या कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर गई आयोडीन से और रिएक्शन हो गई 2HI बन गया। लेकिन क्या ये ऐसे ही बन गया? इसके लिए कुछ कंडीशंस भी तो होती हैं। दोनों गैसेस हैं, यहाँ प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। खैर ये चीज़ें बाद की बातें हैं, हमें तो कोलिजन थ्योरी पढ़नी है। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, दीज आर हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर्स, स्फीयर्स। H2 का जो स्फीयर है
ये I2 के स्फीयर के साथ, ये I2 के स्फीयर के साथ में जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने का मतलब ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ एक HI का 2HI का स्फीयर बन जाएगा। आप ये मानते हैं, इसका मतलब कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड मतलब टकरा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या सुनोगे आप? देखो, आपने एक कमरे में हाइड्रोजन को छोड़ दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम छोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन के छोड़ दिए, 2 आयोडीन के छोड़ दिए, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 छोड़ा, दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल I2 छोड़ा। अब आप ये कहते हो कि आपसे प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब आपस में टकराएंगे। अब रैंडमली वो कमरे में दौड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से हाइड्रोजन के एटम और आयोडीन के एटम आपस में दौड़ लगा रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं। कभी कभी आप ये मानते हो कि कभी कभी ऐसा होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होने के कारण, ये मानो हाइड्रोजन का एटम है, ये आयोडीन का एटम है, एक एटम, ये एक एटम, ये एक हाइड्रोजन का, ये आयोडीन का। कभी कभी ऐसा हुआ स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सिर्फ कॉर्नर टकराया और आगे चले गए, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना। कोलिजन तो हुआ, टकराव तो हुआ, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना। कभी ऐसा चांस हुआ कि हाइड्रोजन स्पीड ज़्यादा होने के कारण दूसरे हाइड्रोजन से टकरा गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। कभी ऐसा हुआ कि आयोडीन दूसरे आयोडीन से टकरा गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो HI चाहिए। तो ऐसा होता है कि मान लो 500 बार टकराव हुआ, 500 कोलिजन हुए। अब इन 500 कोलिजन्स के अंदर क्या सभी से प्रोडक्ट बना? बिल्कुल नहीं बना। सभी से प्रोडक्ट नहीं बना तो कितने कोलिजन्स ऐसे थे जिन्होंने हाइड्रोजन और आयोडीन को जोड़ा, मतलब उनसे रिएक्शन हुई, उनसे प्रोडक्ट बना? उन कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। उन कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। मान लीजिए आप कि इन दोनों के बीच 500 कोलिजन्स होते हैं, 500 कोलिजन्स इन दोनों के बीच में होते। समझ रहे हो कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्शन शुरू होती है तो इनमें 500 कोलिजन होते हैं, 500 बार ये टकराते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि 500 बार टकराने का मतलब ये नहीं है कि 500 बार में ही प्रोडक्ट बने। कई बार ऐसा हुआ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन टकरा गया, कई बार आयोडीन से आयोडीन टकरा गया, कई बार ऐसा भी हुआ कि हाइड्रोजन आयोडीन टकराए तो सही, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के कारण जुड़ नहीं पाए। तो ऐसा ही हुआ। इनमें से कुछ कोलिजन, इनमें से 500 कोलिजन्स में से कुछ कोलिजन ऐसे जिनसे प्रोडक्ट बना और उन्हीं कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। तो सम कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन। कुछ कोलिजन ऐसे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव का मतलब जिनसे प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा एक बार इसे आप कॉपी कीजिए, फिर इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट एडवांटेज है वो हम पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहीं से मिटा देता हूँ इसको, अगले पॉइंट हमें लिखने हैं। ये एग्जाम्पल भी मिटा देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ये पेपर में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू collision theory, according to collision theory, in order to form product, in order to form products,
in order to form products, the reactant molecules must be collide to each other. ये पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट स्पीसीज को आपस में कोलाइड करवाना होगा। तो आप रिएक्टेंट स्पीसीज को जब कोलाइड करवाते हो तो अगला पॉइंट आप आगे लिख सकते हैं कि नोट, नेक्स्ट जो हम हैं वो ब्लैक पेन से लिखते हैं, नोट all the collisions results in product formation। ये कहता है कि सभी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, only a few collisions are form product and these collisions are called इफेक्टिव कोलिजन्स, और इन्हीं कोलिजन्स को आप इफेक्टिव कोलिजन कहते हो। समझ गए कि सभी कोलिजन जो होते हैं, सभी जो टकराव होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं उनको आप इफेक्टिव कोलिजन कहते हो। तो प्लीज़ नोट करेंगे एक बार। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे डिस्कस कर लें। हमारा डस्टर काम का नहीं रहा, इसने धोखा दे दिया हमें। ये डस्टर जो है ये धोखेबाज है, इसने बीच में ही धोखा दे दिया। हम तो पैसे दे के लेके आए थे, लेकिन फिर भी ये काम का नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो कोलिजन्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर, अब ये तो हमें पता लगा कि इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते कैसे हैं। कैसे हम पता लगाएं कि कुछ कोलिजन्स इफ़ेक्टिव हैं, कैसे एक कोलिजन इफ़ेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखेंगे फॉर ए collision to be effective, two factors are responsible। टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ दो फैक्टर ऐसे होते हैं कि एक कोलिजन कब इफ़ेक्टिव होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे हजम नहीं हो रही बात, मैं बता ही देता हूँ। शायद एक लेक्चर था, मैंने परसों डाला था, सैटरडे की सुबह डाला हो शायद। वो लेक्चर 24 मिनट का था, 24 मिनट के लगभग ही था, 24 मिनट कुछ का वो लेक्चर था। आप लोगों ने देखा भी होगा,
मुझे याद आ रहा है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने पढ़ाया था वहाँ। उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मैंने कहा भी था कि अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। तो वहाँ का मैं एक रीज़न बताता हूँ। उस दिन क्या था कि मैं किसी दोस्त के संपर्क में आया और मार्केट में था सुबह सुबह। उसके जैसे ही संपर्क में आया तो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मेरे पास कॉल आया कि जिसके संपर्क में मैं हूं उसको कोरोना हो गया। अब मुझे भाई साहब जो टेंशन मुझे हुआ, मैंने 2 बार क्लास बनाई 1-1 घंटे की, मतलब 2 वीडियो बनाए 1-1 घंटे के, लेकिन दोनों गलत। तीसरा वीडियो मैंने बनाया 24 मिनट का। 24 मिनट वाला ठीक तो बना, लेकिन मैं उसे समझा नहीं पाया ढंग से। वैसा मुझे पता है क्योंकि, लेकिन डालना एक तरीके की मजबूरी ऐसी हो गई कि भाई आपकी क्लास मैंने अब टाइम फिक्स कर दिया कि हर वीक रेगुलर हर डे 9 बजे, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी, मतलब होगी, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी क्लास बिल्कुल मिस नहीं होगी। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जहां मजबूरी बात अलग होती है, लेकिन हर रोज़ आपकी 9 बजे क्लास होगी, फिर चाहे मुझे कभी भी शूट करना। लेकिन उस दिन जो टेंशन हुई, जिस प्रकार से टेंशन हुई, समझने की बात है। मैं गया हॉस्पिटल, मैंने अपना टेस्ट करवाया, आज मेरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब मुझे तसल्ली हुई है, आज मैं अपना बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शांति से हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई साहब टेंशन हो जाती है कभी कभी, तो आप एडजस्ट कर लिया करो, और नहीं भी होता है तो नहीं होता है, आपसे एडजस्ट मैं तो क्या बताऊं। तो चलिए, 2 फैक्टर ऐसे कि जो कोलिजन को अफेक्ट करते हैं, जो ये करते हैं कि ये कोलिजन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, कि एक कोलिजन किस प्रकार से इफेक्टिव होगा, वो 2 फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर। सबसे पहला जो फैक्टर है एनर्जी फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है वो ओरिएंटेशन। ये दोनों फैक्टर हमें ये बताएंगे कि एक जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो किस प्रकार से रिएक्ट करें कि उसमें जितने कोलिजन्स हैं उसमें से कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स हों। तो ये दोनों फैक्टर हमारे काम के हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम डिस्कस कर लें, एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या होता है, किस प्रकार से ये हमें काम में आता है कि कोलिजन कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं है। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मतलब इससे हमें मिलता है 2HI। जब ये 2HI मिलता है तो आपको ये पता होगा कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ ना। क्यों? क्योंकि कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि ये दो रिएक्टेंट हैं, ये हार्ड रिजिड स्फीयर्स होते हैं। ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या होते हैं, हार्ड रिजिड स्फीयर्स होते हैं। इसी तरह से आयोडीन और दूसरा आयोडीन, ये भी क्या है, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर्स। ये क्या करते हैं कि ये इनसे ये टकराते हैं और इनसे ये टकराते हैं, मतलब इन दोनों के बीच, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच कोलिजन होते हैं। जब ये कोलिजन होते हैं तो इनकी एक स्टेट बनती है। कैसे स्टेट? कुछ इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन, हाइड्रोजन 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 और यहाँ आयोडीन और यहाँ पे भी आयोडीन, इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट बनते हैं
तो प्रोडक्ट बनेगा HI प्लस HI। समझ रहे मैं क्या करूँ? मतलब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ये टकराते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, उससे फिर प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं इंटरमीडिएट और क्यों कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? क्योंकि मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर इसके साथ लिखता हूँ, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये कुछ सेकंड के लिए बनता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है रिएक्शन में, ये कुछ सेकंड्स के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से ये टूट जाता है। समझ गए कि यहाँ से हमें क्या मिला कि जब भी हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं, तो जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ एनर्जी का फैक्टर मैटर करेगा। कंपाउंड में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा रिएक्शन में, और यहाँ उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ये टूटेगा, और जैसे ही ये डिकम्पोज होता है ये HI और HI मतलब 2HI के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट होता है इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये टूट जाता है। कुछ इस प्रकार से हम एनर्जी फैक्टर को समझते हैं। इसके बाद आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, कर भी लिया होगा। अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एनर्जी फैक्टर के ऊपर ग्राफ पढ़ेंगे। वो ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है। अगर एनर्जी फैक्टर को समझना है, अगर हमें ये पता लगाना है कि एनर्जी फैक्टर किस काम आता है, कुछ ऐसे कोलिजन्स जो इफ़ेक्टिव हों उनके लिए, तो हमें वो ग्राफ बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो तैयार रहिए, आप इसे भी पढ़िए। उसके बाद अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, वो कल ही 9 बजे आपके पास होगा। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि संडे को छोड़कर हमारी जो क्लास है, हमारा जो प्रीमियर है, वो 9 बजे, हर एक दिन 9 बजे, सुबह 9 बजे होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर दिन आप 9 बजे तो कम से कम फ्री रहिए, और 1 घंटे के लिए जब भी क्लास होगी 1 घंटे की होगी, 9 बजे से 10 बजे तक आप केमिस्ट्री को बिल्कुल दीजिए वो टाइम, हमेशा फ्री रहिए। उसके बाद अगर आप किसी कारणवश सुबह 9 बजे वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो चैनल पे केमिकल काइनेटिक्स नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो मिल जाते हैं, आप विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात,
कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आता है, लाइव चैट सेक्शन के अंदर आप उसे लिख सकते हैं या फिर मेरे पास भेज सकते हैं। हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन लेट हो सकता है सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप भेजिएगा, मैं आपको सोल्व करके ज़रूर दूंगा। ठीक है। अगली जो बात है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी और आप क्लास को सबसे पहले ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरी बात, मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे आप में से क्लास के अंदर जुड़ जाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट देखने के बाद वहाँ से हट जाते हैं। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, इससे मेरा कोई लॉस नहीं है। लॉस होगा तो आप लोगों का होगा। तो प्लीज़ अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो उसे पूरा देखें, समझें, नहीं समझ आता है तो पूछें। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें, उसके बाद वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड बाय बाय। अब आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करते हैं। बाय बाय।